गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए छात्रों, कल के वीडियो में हमने आपको कंज्यूमर बिहेवियर में उपयोगिता विश्लेषण का सामान्य अर्थ, उसके मेजरमेंट के दो कंसेप्ट जिसमें कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में विभिन्न विद्वानों ने किस किस प्रकार से उपयोगिता को मापा है उस पर चर्चा की अपन ने। उसके बाद ऑर्डिनल अप्रोच में जो डिफरेंस का टेक्निक्स का उपयोग यूटिलिटी मेजरमेंट में दिया है उसके बारे में चर्चा की, और व्यापक तौर पर नेचर ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता की प्रकृति, जिसमें टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इस पे आपसे चर्चा मैंने की। और साथ में कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का जो संबंध है, तीन प्रकार का जो संबंध है, उसको मैंने कल आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया। आज मैं फिर उसी डायग्राम को एक बार आपको फिर समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप उसको ध्यान से थोड़ा देखें, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से जो रिलेशन तक क्वेश्चन बनता है टीयू और एमयू का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारी कोशिश ये है कि छात्रों को ये समझ आना चाहिए और वो उसको सीख पाए। इसलिए एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद फिर हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ पर चलेंगे। देखिए, इसमें हम एक ही डायग्राम में दो चित्रों को लेकर चल रहे हैं। ये वाला OXX होता है और ये OYX होता है। ऊपर वाले डायग्राम में टोटल यूटिलिटी को ले रहे हैं हम, नीचे वाले डायग्राम में मार्जिनल यूटिलिटी को ले रहे हैं। OYX पर यहां पर उपयोगिता को लिया है या सीमांत उपयोगिता, और OXX पर यहां हमने उपभोग की इकाई X को लिया। देखिए छात्रों, कल भी मैंने आपको बताया था कि कुल उपयोगिता का जो नेचर होता है वो पहले बढ़ता है घटती हुई दर से, फिर यह अधिकतम होता है और फिर ये तीसरी स्टेप पे जाकर घटने लग जाता है। इसमें जो डायग्राम की जो स्थिति बनती है वो ऐसे बनती है टी, और आगे जाकर व्यापक स्तर पर जब आप टी को पढ़ेंगे तो ये जो डायग्राम बनता है इसमें एक शर्त लागू होती है, उसको बोला गया है RSQC। इसलिए ऐसा होता है। RSQC का मतलब है रेगुलर स्ट्रिक्टली क्वासी कॉन्केव, रेगुलर स्ट्रिक्टली क्वासी कॉन्केव, नियमित, रेगुलर, स्ट्रिक्टली कठोर, क्वासी अर्ध नतोदर कॉन्केव। तो ये रेगुलर है, इसके अंदर किसी प्रकार का किंक नहीं है, आप देखिए किसी प्रकार का मोड नहीं है इसके अंदर। रेगुलर, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली का मतलब है झुका हुआ नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, कठोर है। क्वासी अर्ध, अर्धचंद्राकार है, आधा है, और कॉन्केव नतोदर, क्योंकि नतोदर और नतोदर का कंसेप्ट मैं पहले आपको बता चुका हूं। कोई भी डायग्राम मूल बिंदु के प्रति झुका होता है ऐसे, ये उन्नतोदर होता है, और कोई भी डायग्राम मूल बिंदु के प्रति ऐसे उभरा होता है, ऐसे उल्टा होता है, ये नतोदर होता है। तो यहां ये नतोदर स्थिति बन रही है। अब इसमें हमने उपयोगिता को बनाया और उसके साथ ही आपको सीमांत उपयोगिता को ड्रॉ करना है, एमयू को ड्रॉ करना है। सीमांत उपयोगिता की प्रकृति चित्र में इस प्रकार से, ये लगातार घटती है, शून्य होती है, फिर ऋणात्मक होती है। तो यहां इस ई पॉइंट से, जिस पर एमयू जो है वो 0 है, इससे पहले सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव होती है और इसके बाद सीमांत उपयोगिता नेगेटिव होती है। ये जो बी पॉइंट मैं डायग्राम में प्रदर्शित कर रहा हूं, इसको पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहा गया है। पूर्ण तृप्ति का बिंदु, पूर्ण तृप्ति का बिंदु, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु भी कहते हैं इसे। इस पर उपयोगिता उस वस्तु की उपयोगिता से पूर्णतः तृप्त हो जाता है, उसके बाद उस वस्तु का उपभोग करने की इच्छा जाहिर नहीं करता है। तो यहां तीन प्रकार के रिलेशन पे हमने चर्चा की छात्रों कल, उस रिलेशन को मैं समझा रहा हूं आपको। तो देखिए, पहला रिलेशन बन रहा है
अंदर कि जब TU बढ़ता है, ये एवरेज मैंने ऊपर की ओर लगाया है, इसका मतलब है TU बढ़ रहा है। O पॉइंट से लेकर B तक TU बढ़ रहा है लगातार ऊपर ही, लेकिन बढ़ने की दर है वो घटती हुई है। देखिए छात्रों, यहां मैं ये बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाले, और इससे ये स्पष्ट होगा कि इसकी जो सीमांत उपयोगिता है या इसकी बढ़ने की दर है वो घटती हुई है। इस प्रकार से जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका ढाल कम होता जाएगा। इस प्रकार से ये वाला जो रेक्टेंगल मैंने बनाया ये ज्यादा बड़ा है, इसकी तुलना में छोटा है, ये और छोटा है, ये और छोटा है, ये और छोटा है, और लास्ट में जाकर हमारा जो रेक्टेंगल है वो 0 हो रहा है। इसका मतलब हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो शून्य हो रही है। तो यहाँ पर उपयोगिता बढ़ती हुई दर से, ऊपर तो बढ़ रहा है लेकिन दर कैसे है, घटती हुई है। ये छोटे हो जाएगा। जैसे कल भी मैंने एग्जाम्पल देकर आपको बताया था कि आपको भूख लग रही है और आप चपाती भोग कर रहे हैं, तो पहली चपाती से आपको उपयोगिता इस रेक्टेंगल के बराबर मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। जैसे दूसरी चपाती को भोग करेंगे आप, उपयोगिता कम हो जाएगी, तीसरी का भोग करेंगे उपयोगिता कम हो जाएगी, चौथी से और भी कम हो जाएगी, पांचवी से और लास्ट में जाकर जब आप यहां तक फुल हो जाएंगे या उस चपाती से पूर्णतः तृप्त हो जाएंगे तो आप यहां पहुंच जाएंगे जहां उसके घटने की दर 0 होगी। और उसके बाद भी यदि आप तृप्ति के लिए भोग करने जाएगा तो निश्चित तौर पर आपकी सीमांत उपयोगिता हो जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी। तो इसमें 3 प्रकार का संबंध है छात्रों। ये 3 प्रकार के संबंध को आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। पहला संबंध है कि जब TU बढ़ता है, TU तो बढ़ रहा है लेकिन कौन सी दर से बढ़ रहा है, घटती दर से। घटती दर का मतलब ये रेक्टेंगुलर जो मैंने बनाया है ये लेवल जो है घटता हुआ घटती हुई दर से बढ़ रहा है। उस स्थिति में MU घटता है, ये MU बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है MU क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन क्या है, पॉजिटिव, धनात्मक। उसके साथ ही जब TU, दूसरा संबंध बनता है TU मैक्सिमम, अधिकतम, ये वाला पॉइंट पूर्ण तृप्ति वाला बिंदु, यहां पर उपयोगिता अधिकतम है, तो ऐसी स्थिति में MU क्या है, इसके नीचे MU यहां बराबर 0, MU बराबर 0। TU मैक्सिमम पर MU क्या बन रहा है, MU बराबर 0। ये अधिकांश कंपटीशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है, 0 होती है या फिर धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, अधिक होती है, कम होती है। तो आपको ध्यान रखना है जब उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, 0 होती है, और जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है। दूसरा संबंध हो गया जब TU मैक्सिमम होता है B पॉइंट पर, जिसे पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहा गया, उस पर सीमांत उपयोगिता क्या होगी, 0। तीसरा जो रिलेशन है यहाँ पर वो है कि जब TU कुल उपयोगिता घटने लगती है तब सीमांत उपयोगिता नेगेटिव है। इस B बिंदु के बाद उपयोगिता घट रही है, जैसे जैसे इसके बाद इकाई का भोगा बढ़ाएंगे तो कुल उपयोगिता घटने लग जाएगी, और जब ये घटने लग जाएगी तो सीमांत उपयोगिता कैसी हो जाती है, ऋणात्मक। ठीक है, तो इस डायग्राम को आपको बार बार बनाना है, इसका अभ्यास करना है और 3 प्रकार का जो संबंध है इसको समझना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। आगे हम चलते हैं छात्रों, घटता हुआ सीमांत उपयोगिता नियम, इसको हासमान सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। देखिए अर्थशास्त्र का फंडामेंटल लॉ है, अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम है हासमान सीमांत उपयोगिता नियम, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ, अर्थशास्त्र का फंडामेंटल लॉ, आधारभूत नियम है। इस नियम की उत्पत्ति के बाद
अर्थशास्त्र के जितने भी आगे नियम बने हैं वो सब इस नियम के आधार पर ही बने हैं, इसलिए इसको अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले इस नियम की जो चर्चा 1854 में की जाती है वो गॉसेन के द्वारा की। गॉसेन, एक गॉसेन नाम का विद्वान है, ऑस्ट्रेलिया का विद्वान है, और इन्होंने सबसे पहले 1854 में इस नियम को प्रतिपादित किया, और इनके प्रतिपादन के कारण प्रोफेसर वाल्ड्रा ने प्रोफेसर जेवेंस ने इसे गॉसेन का पहला नियम पुकारा। देखिए छात्रों, ध्यान देने की बात यह है, कई बार इस चीज को पूछा जाता है, दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछ लिया जाए आपसे कि जो गॉसेन है उसका दूसरा नियम कौन सा है, या हासमान सीमांत प्रयोक्ता नियम को किस नाम से जानते हैं, तो गॉसेन का पहला नियम, गॉसेन का पहला नियम कौन सा है, हासमान सीमांत प्रयोक्ता नियम। या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गॉसेन का पहला नियम पहली बार किसने पुकारा, तो वो जेवेंस ने संज्ञा दी है इस नियम को पढ़ने के बाद कि गॉसेन का ये पहला नियम। ठीक है, अब यहां हम बात करें कि नियम है क्या, इसकी मीनिंग की बात करें। इस नियम के आगे जाकर विस्तृत व्याख्या की है वो प्रोफेसर मार्शल ने की, और मार्शल ने कहता है किसी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि हम करेंगे तो प्रत्येक वृद्धि के साथ उससे मिलने वाला संतुष्टि गुण धीरे धीरे घट जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल हम देंगे इस संदर्भ में आपको। मार्शल क्या कह रहा है, किसी वस्तु के स्टॉक में प्रत्येक वृद्धि के साथ उस वस्तु से मिलने वाला संतुष्टि गुण प्रत्येक भोग इकाई के साथ घटता जाता है, उत्तरोत्तर घटता जाता है। इसको क्या कहा गया है, गॉसेन का पहला नियम, हासमान सीमांत प्रयोक्ता नियम। देखिए छात्रों, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है हासमान सीमांत प्रयोक्ता नियम। हासमान का मतलब है घटना, उसमें कमी आना, डिमिनिशिंग, कमी आना। जब हम किसी वस्तु का लगातार भोग करते हैं तो उस वस्तु से मिलने वाला सीमांत संतुष्टि गुण लगातार क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। आप किसी भी वस्तु सेवा का उदाहरण ले लीजिएगा, आप उस पर इस नियम को लागू करेंगे। आप खाना खा रहे हैं, भूख लग रही है, तो आप जैसे जैसे चपाती का भोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उससे मिलने वाली संतुष्टि धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी जब आप पूर्णतः तृप्त हो जाएंगे तो उस वस्तु में कोई प्रयोक्ता नहीं रहेगी, आपके लिए जीरो हो जाएगी। ऐसे आपको प्यास लग रही है, आप पानी के गिलास पिएंगे तो पहले गिलास से प्राप्त संतुष्टि, दूसरे गिलास से प्राप्त संतुष्टि, तीसरे गिलास से प्राप्त संतुष्टि, उत्तरोत्तर जैसे जैसे गिलास की इकाई आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पानी के प्रति आपके मन में जो संतुष्टि का स्तर है ना वो कम होता जाएगा। आप पढ़ाई के संदर्भ में देख लीजिए, आप पढ़ने बैठते हैं तो आप शुरू में जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ते हैं, पहले आवर में, पहले घंटे में पढ़ते हैं तो बड़ा आपको बॉडी में एनर्जी होती है, जोश होता है, आप अच्छे से नोट्स बनाते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं। ठीक है, फिर आप उसी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में, चौथे घंटे में। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा लगातार वैसे वैसे पढ़ाई के प्रति आपकी जो संतुष्टि है ना वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी 5-7 घंटे के बाद जब आप क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी 5-7 घंटे के बाद जब क्या हो जाएंगे, आप थक जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में डिमिनिशिंग मार्जिनल लॉ ये कह रहा है यहां पर कि यहां हम लगातार किसी वस्तु का भोग करेंगे तो उस वस्तु से प्राप्त सीमांत संतुष्टि गुण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो छात्रों, आपको ध्यान रखना है इसका मीनिंग क्या हुआ, जब हम किसी वस्तु का लगातार भोग करेंगे तो उस वस्तु से प्राप्त सीमांत संतुष्टि गुण उत्तरोत्तर घटता जाता है और एक स्थिति में जाकर वो शून्य हो जाता है। जब टीयू के दृष्टिकोण बात करेंगे तो अधिकतम हो जाता है, उसके बाद वो नेगेटिव होने लग जाता है। तो इस बेस पर ये नियम चला है। इस नियम की जो व्याख्या है वो गॉसेन ने की है। इसको गॉसेन का पहला नियम किसने पुकारा, जेवेंस ने पुकारा। अब हम बात करेंगे ये जो नियम है इस नियम की मान्यताएं क्या, क्योंकि जब तक ये नियम की मान्यताएं पूर्ण नहीं होगी तब तक ये नियम लागू नहीं हो सकता। तो नियम की मान्यता है नंबर 1, समयावधि का स्थिर होना, समयावधि का स्थिर होना।
लागू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको चपाती का एग्जाम्पल दिया है, उसमें कहा कि आप चपाती का उपभोग करेंगे, 2 का करेंगे, 3 का करेंगे, लेकिन यह समयावधि यदि आप बदल दें, समयावधि यदि बदल दें, एक चपाती मैंने खा लिया, फिर 1 घंटे का गैप दे दिया मैंने, फिर दूसरे घंटे में मैं 2 चपाती खा गया, संतुष्टि तो घटनी चाहिए, लेकिन समयावधि परिवर्तित हो रही है। आप लगातार उपभोग करिए, जब आप लगातार उपभोग करेंगे तो फिर उसकी संतुष्टि घटेगी, और समयावधि को आपने बदल दिया, टाइम गैप दे दिया उसके अंदर, तो फिर संतुष्टि घटने की बजाय क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो समयावधि क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। दूसरी जो बात की गई है वो विवेकशीलता की है, विवेकशीलता कि उपभोक्ता जो है वो विवेकशील होना चाहिए, रेशनल पर्सन पर ही नियम लागू होगा। जो इरेशनल होगा या गैर विवेकी होगा उस पर यह नियम लागू नहीं हो सकता। जैसे हम बात करते हैं शराबी को गैर विवेकशील मानते हैं शराबी, क्योंकि वो शराब पीने के बाद अपना विवेक खो देता है, उसके अंदर वो समझ विकसित नहीं हो पाती है कि इसकी अच्छाई बुराई या गुण दोष क्या है, उससे हमें क्या फायदा होने वाला है, वो सारी चीजें इसके अंदर से निकल जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि व्यक्ति का कैसा होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, आर्थिक विषय वस्तु होनी चाहिए। जो प्राणी है वो आर्थिक विषय वस्तु का होना चाहिए, गैर आर्थिक क्रियाएं जो कर रहा है तो नियम लागू नहीं होगा, आर्थिक क्रियाओं पर ही नियम लागू हो सकता है। तीसरी जो हम इसमें बात करते हैं वो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता या मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, लैम्बडा का मान जो है वो स्थिर माना गया कि मुद्रा की एक इकाई एक समय में जितने सौदे संपन्न कर रही है उतने ही सौदे संपन्न करनी चाहिए। यदि उसकी क्रय शक्ति में बदलाव आता है मुद्रा की क्रय शक्ति में, तो निश्चित तौर पर यह नियम लागू नहीं हो सकता। तीसरी जो बात की गई है वो सार्थक इकाई की बात की गई है, सार्थक या उपयुक्त इकाई। हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं और उस वस्तु की इकाई सार्थक होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए, तभी जाकर ये नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हमें प्यास लग रही है तो हम पानी पिएंगे, तो पानी पीने की सार्थक इकाई है गिलास, 1 गिलास पानी पिएंगे, 2 गिलास पानी पिएंगे, 3 गिलास पानी पिएंगे, ये तो वही सार्थक है। यदि हमें प्यास लग रही है और हमारी ड्रिप लगा दी जाए पानी, एक बूंद पानी हमारी बॉडी में जा रहा है, तो नियम ये कहता है कि एक बूंद से दूसरी बूंद जाने पर उसकी सीमांत उपयोगिता घटनी चाहिए, लेकिन वो सार्थक इकाई नहीं है। इतनी कम मात्रा में वो पानी हमारी बॉडी में जा रहा है तो उपयोगिता घटने की बजाय क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसलिए नियम लागू नहीं हो सकता। तो यहां विवेकशील की बात की गई है, आर्थिक प्राणी की बात की गई है, सार्थक, और चौथी जो इसमें बात की गई है वो है समरूप इकाई। गुणवत्ता की दृष्टि से वस्तु की जो समरूपता है समान होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। यदि वस्तु की प्रत्येक इकाई के साथ गुणवत्ता में परिवर्तन आएगा तो फिर यह नियम लागू नहीं हो सकता। जैसे हम बात करें यहां पर कि आपको भूख लग रही है और भूख लगने के बाद आप चपाती अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। एक बार पहली चपाती आपने रूखी ली, उसमें कोई बटर नहीं लगाया, दूसरी चपाती पर आप बटर लगा के ले रहे हैं, तो दोनों की गुणवत्ता में अंतर आ गया, फिर आप उसका उपभोग करने से संतुष्टि घटने की बजाय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहली इकाई जैसे आप ले रहे हैं उसी मात्रा में, उसी रूप में, उसी गुण में दूसरी इकाई होनी चाहिए। यदि इसका गुण बदल गया तो फिर ये नियम लागू नहीं हो सकता। तो देखिए छात्रों, यहाँ ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं जिनके लागू होने पर ये नियम लागू हो सकता है। यदि ये बातें लागू नहीं होती तो नियम लागू नहीं होगा। समयावधि स्थिर होनी चाहिए, विवेकशील प्राणी होना चाहिए, शराबी मादक पदार्थ पीने वालों पर नियम लागू नहीं होता है। इसके अलावा सार्थक इकाई होनी चाहिए और इकाई समरूप होनी चाहिए, और साथ में इसमें अंतिम जो मान्यता है वो है अन्य बातें स्थिर रहनी चाहिए, अन्य बातें स्थिर रहनी चाहिए। अन्य बातों पर मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं कि जो अदर थिंग्स हैं उसमें आपकी जलवायु, मौसम, रीति रिवाज, परंपराएं, फैशन, ठीक है, उपभोक्ता क्या है, ये सारी चीजें आती है। ये सारी चीजें स्थिर होनी चाहिए तब जाकर ये नियम लागू होगा। यदि ये सारी बातें स्थिर नहीं है तो ये नियम लागू नहीं हो सकती। तो छात्रों, आज इस वीडियो में आपको हम यहीं तक बताएंगे। कल हम इसके इंपोर्टेंस, क्या महत्व है इस नियम का, इस नियम से कौन कौन से नियम बने हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और दूसरा जो अर्थशास्त्र का बेसिक नियम है जो इसी नियम से बनाया आगे जाकर सम सीमांत उपयोगिता नियम, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। इसको आप अपने नोट्स के द्वारा पढ़िए, समझ नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। धन्यवाद।